अच्छा जी, बूलियन अलजबरा हमें क्यों ज़रूरी है? जब हमने किसी सर्किट की सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी होती है तो उस वक्त हम एक किसी ऐसे रूल की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लॉज की ज़रूरत है जिनकी मदद से हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर सकें। तो बूलियन अलजबरा जो है ये हमें वो लॉज और वो रूल्स प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करके हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सर्किट जो है इनिशियली जब वो फिजिकली डिज़ाइन नहीं होता तो उससे पहले वो थ्योरेटिकली डिज़ाइन होता है। ठीक है, इन थ्योरी यानी ऑन पेपर उसको डिज़ाइन किया जाता है या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसको डिज़ाइन किया जाता है, और जब वो डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद फिर उसका फिजिकल डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, क्योंकि फिजिकल डिज़ाइन जो है इसको क्रिएट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दैट इज़ वाई उसको पहले सारा उसका ड्राई रन जो है वो ऑन पेपर कर लिया जाता है। और इनिशियली जो सर्किट है वो किसी इक्वेशन की फॉर्म में होता है, किसी फंक्शन की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू a b c प्लस b c प्लस c। ये मैंने कोई एक रैंडम इक्वेशन आपको बोली। ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? एक कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिटल सर्किट। ठीक है, वो किस तरह से उसको इक्वेशन का सर्किट बनाते हैं अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन करने के लिए दो चीजों का पता होना चाहिए पहले कि उस सर्किट की इनपुट्स क्या हैं और उसकी आउटपुट क्या होगी। हमें अगर पता है कि हम किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सर्किट क्रिएट करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना चाह रहे हैं तो हमें पता है वो टास्क क्या है। फॉर एग्जांपल वो टास्क ये है कि हम ऐसा एक सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं कि जो सनलाइट को सेंस करके की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली लाइट्स को ऑन या ऑफ कर दे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें इस स्टेटमेंट में क्या है, इनपुट का भी हमें अंदाजा है और आउटपुट का भी अंदाजा। इनपुट क्या है? सनलाइट। ठीक है, और आउटपुट क्या है? ऑन या ऑफ का सिग्नल, यानी एक सिग्नल जनरेट होना है जो कि ऑन करेगा या ऑफ करेगा बेस्ड ऑन। अब सनलाइट क्या है, उसको डायरेक्टली सर्किट में नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें कुछ सेंसर यूज करना पड़ेगा जो कि सनलाइट को सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। और उन वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह का सेंसर यूज कर रहे हैं और वो हमें आउटपुट क्या दे रहा है। तो उसमें जितने भी उस सेंसर से आउटपुट आ रही हैं वो हमारे सर्किट की इनपुट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो वेरिएबल की इनपुट आ रही है तो ए और बी हमें दो वेरिएबल रिक्वायर्ड, और एट द एंड हर सर्किट एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। एक आउटपुट होगी, वो 0 होगी या 1 होगी। चाहे बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसकी आउटपुट हमेशा या 0 होगी या 1 होगी। और उससे उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट मिल के जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे एट द एंड उसकी आउटपुट हो जाएगा। और उस आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ। एफ को हम कहते हैं, एफ एक वेरिएबल है, तो एफ जो है रिप्रेजेंट करता है आउटपुट। वेरिएबल जो है ये कोई भी सिंबल को हम कहते हैं सिंबॉलिक, आप कह लेंगे असाइनमेंट होती है किसी इनपुट को तो उसको हम नॉर्मली वेरिएबल कहते हैं। जिस तरह ए बी सी ये सारे सिंबल्स हैं, वो ये अल्फ़ाबेट्स हैं और सिंबल्स भी, तो हम इन सिंबल्स को एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं और ताकि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से डिस्टिंग्विश हो सके। और डिजिटल सर्किट में हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या 0 या 1। ठीक है, एक टाइम में दोनों नहीं हो सकती, या 0 होगी या 1 होगी। और कोई भी वेरिएबल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या अपनी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ओरिजिनल फॉर्म फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 1, दिस इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी अगर इसका इनवर्स हम कर लेंगे तो उस इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बार, और अब इसकी वैल्यू अगर पहले 1 थी तो अब क्या हो जाएगी? 0। तो ये 1 जो है ये ओरिजिनल फॉर्म में है और ये 0 जो है ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। इसी तरह है कि अगर डिफॉल्ट वैल्यू 0 है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो कोई भी लिटरल वैल्यू, जिस तरह ये 1 है ये एक लिटरल वैल्यू है, 0 एक लिटरल यानी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है, वेरिएबल नहीं उसकी वैल्यू जो है उसको हम लिटरल कहते हैं। तो कोई भी लिटरल वैल्यू जो है वो या तो किसी वेरिएबल की वैल्यू होती है या उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है, पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें किसी भी इक्वेशन में बेसिक चीजें होती हैं। मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसकी रेंज होती है।
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पॉसिबल, जिस तरह इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर की रेंज है, तो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, 0 से लेके 10,000, उसकी कोई लिमिट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो लिमिट है वो हमें पता है कि पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हैं, या 1। अच्छा, अभी हम कोई इक्वेशन यूज नहीं करने जा रहे। इस इक्वेशन से पहले हमें ये देखना है कि बूलियन अलजेब्रा में कुछ बेसिक रूल्स और लॉज कौन कौन से हैं, उनका क्या मतलब। ये इसमें बेसिक्स होगी कि जो हमें बूलियन अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है कि हमने सर्किट को सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि कम से कम पॉसिबल कंपोनेंट्स को यूज करके हमने वो सर्किट क्रिएट करना है जिसकी इनपुट और आउटपुट हमें पहले से मालूम है, यानी इनपुट भी हमें पता है और उसकी डिजायर्ड आउटपुट का भी पता है कि हमें ये आउटपुट रिक्वायर्ड है। अब उस सर्किट को बनाने के लिए 10 कंपोनेंट्स भी यूज हो सकता है वही सर्किट 5 कंपोनेंट से भी बन जाए, हो सकता है वही सर्किट 2 कंपोनेंट से भी बन जाए। तो अगर उसको 3 डिफरेंट डिजाइनर्स क्रिएट कर रहे हैं तो तीनों डिफरेंट डिजाइनर्स एक ही तरह के कंपोनेंट हो सकता है यूज ना करें, उनकी इनपुट और आउटपुट तो सेम होंगी, लेकिन इन बिटवीन जो उसका नंबर ऑफ कंपोनेंट है या नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो वेरी कर सकते हैं। तो अब अगर 3 लोग एक ही तरह की डिवाइस को क्रिएट कर रहे हैं तो उनमें से एफिशिएंट कौन सी है? ऑब्वियसली एफिशिएंट वही डिवाइस होगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी वही डिवाइस होगी जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कम यूज हुए हैं। ठीक है, एक डिवाइस है वो 2 कंपोनेंट से बनी है और एक डिवाइस 10 कंपोनेंट से बनी, तो 2 वाली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगी और उसको डिजाइन करने वक्त उसका जो खर्चा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी एज कम्पेयर टू उस डिवाइस के कि जो सेम आउटपुट दे रही है लेकिन वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमें हमारी कोशिश टारगेट ये होता है कि सर्किट जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। उसकी एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए जो हम जिस तरह मैंने बताया कि सर्किट पहले ऑन पेपर डिज़ाइन होता है, तो पेपर पे उसको हम कैसे एफिशिएंट करेंगे, तो उसके लिए सर्किट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं और जैसे इक्वेशन की बात आ जाती है तो वहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाता है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है वो सर्किट्स मैथमेटिक्स है। तो हर मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं, इसी तरह इसके भी कुछ रूल्स हैं। इसमें जो सबसे पहला रूल है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं ए प्लस बी, तो इसको अगर हम ए प्लस बी लिखें तब भी ठीक है, इसको बी प्लस ए लिखें फिर भी ठीक है, यानी रिजल्ट पे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जिस तरह ये एक और गेट है, इसमें ए और बी 2 इनपुट्स हैं, तो अगर हम पहली पिन पे इनपुट ए दें, दूसरी पिन पे इनपुट बी दें, तो रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी। इसी तरह पहली पिन पे अगर हम बी दे दें, दूसरी पिन पे ए दे दें, तो रिजल्ट फिर भी क्या रहेगा, ए प्लस बी। यानी 5+4 या 4+5 सेम बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कम्यूटेटिव एज अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ। जिस तरह ए डॉट बी हम करें या बी डॉट ए करें तो आउटपुट जो है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कम्यूटेटिव हैं, यानी अगर किसी इक्वेशन में ए प्लस बी लिखा हुआ तो हम उसको बी प्लस ए लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, इसी तरह अगर ए प्लस बी लिखा हुआ तो उसको बी प्लस ए लिख सकते हैं। और ये हमने क्यों लिखना है, जब हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बाज दफ़ा हमें वेरिएबल्स को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है ताकि उनमें से हम कोई कॉमन वेरिएबल निकाल सकें या किसी वेरिएबल को कैंसिल कर सकें या किसी वेरिएबल कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकें, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स को समटाइम्स शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो हम इन रूल्स को ज़हन में रख के वेरिएबल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें लाया दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम हमारे पास जो सर्किट है उसकी इक्वेशन ये आप समझ लेंगे, ये एक सर्किट है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इज रिप्रेजेंटिंग ए डिजिटल सर्किट। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी रिप्रेजेंटिंग ए डिजिटल सर्किट। इसका डिजिटल सर्किट कैसे डिजाइन होगा कि इसमें हम देखें a और c के दरमियान में और गेट है, तो बी और सी के दरमियान में, तो बी और सी का और गेट ये लगा दिया, तो इस और गेट की आउटपुट क्या होगी, बी प्लस सी। तो अब बी प्लस सी जो कि इस वाले गेट की आउटपुट है ये किसके साथ और हो रहा है, ए के साथ, यानी एक और इनपुट के साथ। इसकी जो आउटपुट है वो इस और गेट को दी, एक सेकंड और गेट लगा, तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि 2 ऑपरेशंस हैं, तो सेकंड और गेट लगा, इसकी एक इनपुट बी प्लस सी होगी और दूसरी ए होगी, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इस इक्वेशन का ये एक छोटा सा सर्किट बनता है। इसको हम इस वाली इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी पहले और कर लें और फिर इसका जो रिजल्ट है उसको सी के साथ और कर दें, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्किट का डिजाइन चेंज हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन आउटपुट सेम है, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ को एडिशन के लिए और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए। a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो ये भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इसमें भी, लेकिन ये है कि सर्किट का जो डिजाइन है वो दोनों का मुख्तलिफ हो जाएगा, लेकिन एट द एंड आउटपुट जो है वो सेम होगा। तीसरा जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ कहता है कि अगर एक वेरिएबल जिस तरह प्रायोरिटी के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाई हुई है कि एक किसी वेरिएबल जो है वो उसका प्रोडक्ट हो रहा है किसी ऐसे ऑपरेशन के साथ जो कि एडिशन का है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट हो रहा है एडिशन के साथ, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट का ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनर वेरिएबल्स के साथ। तो अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मतलब है, लेकिन दोनों के जो सर्किट है वो आप देखें डिफरेंट हो जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ ऑपरेशन, इसमें अब सिंप्लीफाइड कौन सा दोनों में से, अगर ये वाली इक्वेशन देखें और ये देखें, हम ये कहते हैं कि दोनों सेम है, एक दूसरे का अल्टरनेट है, लेकिन इसमें से जो एफिशिएंट है वो कौन सा है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन पहले आप देखें ए डॉट बी हो रहा है, एंड ऑपरेशन, फिर ए डॉट सी हो रहा है, एक और एंड ऑपरेशन, फिर इन दोनों एंड का जो रिजल्ट आएगा उसका उनका और ऑपरेशन, यानी कि 3 ऑपरेशन है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर कितने हैं, बी और सी का और ऑपरेशन और जो रिजल्ट आएगा उसका एंड ऑपरेशन। इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एफिशिएंट है इन दोनों में से, लेकिन आउटपुट भी सेम। अगर इस तरह से लिखा हुआ तो हमें भी हमें जरूरत पड़ जाए इस तरह उसको सिंप्लीफाई करने की, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो सम टाइम हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करने से पहले एक्सपेंशन परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि हम उसमें से कुछ कॉमन और कुछ ऐसा फाइंड कर सकें। तो इसमें भी आप देखें दोनों सर्किट डायग्राम है, उसी से हमें पता लग रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन थी ये ज्यादा एफिशिएंट है और सिंप्लीफाइड है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड इक्वेशन। 3 हमने लॉज देख लिए, जिसमें कि सबसे पहला क्या था, कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस ए, दूसरा एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसके बाद कुछ और इसके बेसिक रूल्स हैं, ये तो जनरल लॉज थे जो कि जनरल मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है और एडिशन ये इस तरह से हमें ऑलरेडी थोड़ा सा अंदाजा है कि ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव सारी इस तरह से होती है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि स्पेसिफिक टू बूलियन अलजेब्रा है। इस तरह अगर कोई वेरिएबल ए है उसको अगर हम उसका और उसकी ऑरिंग परफॉर्म करते हैं 0 के साथ तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलवेज ए, जो भी ए की वैल्यू होगी हमें वो आउटपुट पे मिल जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ दिस 0। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो 0 आ जाएगी, अगर 1 आएगा तो 1 आ जाएगी। इसी तरह a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, क्योंकि ये और ऑपरेशन है और में दोनों इनपुट में से एक अगर ऑन और रिजल्ट जो है वो हमें ऑन मिलता है, इसलिए ये ऑन है तो रिजल्ट ऑलवेज जो है 1 रहेगा। इसी तरह अगर एंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 0, तो रिजल्ट ए की वैल्यू कुछ भी हो रिजल्ट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर ए का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 1 के साथ, तो जो आउटपुट है वो जो ए की वैल्यू है वो पे आ जाएगी। ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इस तरह ए डॉट ए इज इक्वल टू ए और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट लें तो कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देता है, तो रिजल्ट जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल आ जाता है। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। इसी तरह जी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। फिर 11th रूल है जी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू प्लस बी, और लास्ट वन है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। ठीक है, ये आपको कुछ रूल्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको याद होंगे तो इनको यूज करके आप सिंप्लीफिकेशन
आसानी से कर लेंगे। अगर ये आपको रूल नहीं आते तो आप किसी भी बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें से जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एक उसने रूल लिया, रूल नंबर 11, यानी ये वाला a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b इज इक्वल टू a प्लस b। ये कैसे आया, यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके बराबर कैसे है, तो इसको ये इसने किया यहाँ पे इस तरह से इसके बराबर है जी। सबसे पहले इसने क्या किया जी, a प्लस ए बी प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, यानी इसको इसके बराबर लिख लिया। कैसे, रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंगली। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है कि अगर a प्लस ए बी है तो इसको हम a लिख सकते हैं, ठीक। तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, a प्लस ये किसके बराबर आएगा, a प्लस ए बी प्लस a कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वाला जो a है दैट इज इसको अगर हम लिख सकते हैं a प्लस ए बी। इस वाले a को सिंपली इसने क्या किया है, a प्लस ए बी के साथ रिप्लेस कर दिया, ये वाली टर्म एज इट इज, इसमें कुछ तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो इक्वेशन की हमें ये मिल गई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हमें देखना है कि किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए, इसने क्या किया, अगर हम ये जनरली देखें तो इसमें क्या हो सकता है, क्या हमें कोई कॉमन निकल सकता है। अगर हम इसमें से a को कॉमन ले लें तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या वो सिंप्लीफाइड है या नहीं है। तो इसने बहरहाल जो रूल यूज किया दैट इज a इज इक्वल टू ए ए, यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, a इज इक्वल ए ए प्लस ए बी, इसी तरह से रहा। अच्छा, अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है कि a डॉट a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, जो भी हमने पढ़ा था, ये रूल है। तो क्या हम इसमें देखते हैं कि a डॉट a कॉम्प्लीमेंट कहीं पे हमें नजर आ रहा है, ये हमें a डॉट a कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस 0 को इक्वेशन में ऐड कर दें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, a प्लस ए बी प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। तो इसमें अगर a डॉट a कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड कर दें तो ये वैसे 0 के बराबर होता है, तो इससे कोई आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आउटपुट है कोई रहेगी। लेकिन इसको ऐड करने से क्या हुआ, हमें फैक्टर मिल गया। इस वाले सारे फैक्टराइज, इसको सारे हम लिख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जिस तरह a प्लस a कॉम्प्लीमेंट और a प्लस b, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन परफॉर्म करें तो हमें यही इक्वेशन मिलेगी। ये हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हमें पता है कि नेक्स्ट में a प्लस a कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट जो किसके बराबर है, 1 के बराबर, डॉट a प्लस b आ गया, ठीक है जी। इसके बाद ये 1 को हम कर सकते हैं और यहाँ पे तो जी एट दी एंड हमें ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमने देखा कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट जो है इसको a प्लस b हम लिख सकते हैं। तो इसने इस वाले रूल कर दिया। इसी तरह ये वाला रूल भी प्रूफ हो सकता है, ये वाला रूल भी प्रूफ हो सकता है, ये वाला रूल भी प्रूफ हो सकता है, और ये सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अगर ये देखना चाहें कि ये लेफ्ट मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया। दूसरा ये प्रूफ हम इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। ट्रुथ टेबल हमने पहले डिजाइन किया हुआ, पता है वो क्या होता है, जिसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और आउटपुट के हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने ट्रुथ टेबल बनाना तो ट्रुथ टेबल में हम एक कॉलम बनाएंगे, पहले नंबर ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले करेंगे, फिर एक कॉलम इसका बनाएंगे। अगर सेम नहीं आ रही तो वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसको ये रूल नंबर 12 को ट्रुथ टेबल के थ्रू किया हुआ है इसने। इस तरह a प्लस बी a प्लस सी, तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, a b और c, 3 वेरिएबल चाहिए। तो इसमें a b
और अच्छा, ये इसके कंप्लीट इनपुट इसने नहीं लिया, इसमें सी इसने नहीं लिया। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी। अच्छा सॉरी, ये जो ट्रुथ टेबल है ये इस वाली इक्वेशन का ही बनाया है इसने, इस वाली इक्वेशन का। इसमें ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए प्लस बी, ये इसके आउटपुट के कॉलम है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी आ गया और ए प्लस बी आ गया। ये इस कॉलम की वैल्यू इन वेरिएबल से कैलकुलेट हो गई और ये इस कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो जो रिजल्ट है हम देखते हैं कि दोनों वैल्यूज का सेम आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, इसी तरह इस रूल नंबर 12 की अगर आप ट्रुथ टेबल बनाएं तो इसमें आपको ये 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ए बी सी, 3 वेरिएबल ले लिए। तो आपने ये जनरली देखने हैं कि ओवरऑल इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। ए बी सी लेके उसकी 3 वेरिएबल की ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिख ली। उसके बाद वन बाई वन एक एक स्टेप हमने ट्रुथ टेबल में परफॉर्म कर लिया। जिस तरह पहले ए प्लस बी का कॉलम बना लिया, फिर ए प्लस सी का कॉलम बना लिया, फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी का कॉलम बन गया। ये हमारा फर्स्ट आउटपुट कॉलम। इसकी दूसरी जो साइड थी ए प्लस बी सी, ए बी और सी का ए हमारे पास पहले से मौजूद है, बी और सी का एक कॉलम बना लिया और फिर ये इसको हमने ए वाले कॉलम के साथ मल्टी ऐड कर दिया। ये हमारे पास दूसरा आउटपुट आ गया। तो अब हम देखें ये दोनों आउटपुट भी जो है, ये दोनों कॉलम में वैल्यूज बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये भी दोनों इक्वल है। इसकी इक्वालिटी को अगर आपने मैथमेटिकली परफॉर्म करना हो, प्रूव करना हो, तो फिर आपको ये वाले जिस तरह से बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करने पड़ेंगे। और अगर आपको ट्रुथ टेबल के थ्रू कहा जाए प्रूव करने का, तो फिर इसमें सिंपली आपने ट्रुथ टेबल बनाना है और उसको आपने प्रूव कर देना है। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन जो है वो ये कहता है कि अगर दो वेरिएबल्स का कंप्लीमेंट है, यानी एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट, इस कंप्लीमेंट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक्स और वाई के ऊपर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली, तो जो ऑपरेशन है वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह एक्स डॉट वाई होल कंप्लीमेंट है, इस कंप्लीमेंट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स कंप्लीमेंट। अब ये ऑपरेशन इसमें क्या था, और एंड का, ये ऑपरेशन वर्स हो गया, और का बन गया, और वाई कंप्लीमेंट। यानी कंप्लीमेंट जो है ये शिफ्ट हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन उसने ऑपरेशन को वर्स कर दिया। इसी तरह अगर x प्लस वाई होल का कंप्लीमेंट हो, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इंडिविजुअल वेरिएबल्स के ऊपर, तो रिजल्ट क्या आएगा, x कंप्लीमेंट डॉट y कंप्लीमेंट। ठीक है, जिस तरह ये लिखा x प्लस वाई होल कंप्लीमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, x कंप्लीमेंट डॉट y। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो है वो उसके मुताबिक अगर हमने कंप्लीमेंट शिफ्ट करना है तो ऑपरेशन इनवर्स हो जाएगा। बस ये आपने समझ। तो इस लॉ को यूज करते हुए आप किसी भी अगर फंक्शन है उसका आप कंप्लीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपको एक असाइनमेंट है आपकी, ये मैं अभी आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये इसकी ड्यू डेट है 6 तारीख, ट्यूसडे को आपने जमा करानी है। इसमें 7 क्वेश्चन है जी। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपने करना क्या है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है इसके ऊपर क्वेश्चन। ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रही है कंप्लीमेंट। तो ये क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जी होल कंप्लीमेंट। तो आपने ये इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम के तहत इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आपने ट्रुथ टेबल को यूज करके इनकी आइडेंटिटी को प्रूव करना है, इक्वालिटी को प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कुछ बूलियन एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, इसको आपने मिनिमम पॉसिबल लिटरल्स में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स आपने, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल या लिटरल आपने वो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली परफॉर्म करनी है। फिर ये वाला जो है इसकी भी आपने सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है।
इस फंक्शन का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी इसका अगर कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस वाई डॉट जी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका ये इस तरह कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो वो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। इनकी आपने डायग्राम्स बनानी है, सर्किट डायग्राम्स, ये सारे ऑपरेशंस आपने ये जो गेट्स में, बेसिक गेट्स में ये ऑपरेशन पड़े हुए हैं कौन कौन से हैं, तो इसका आपने पूरा सर्किट डायग्राम सारों की डिजाइन करनी है। फिर इनका आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है जी। और इसमें आपने ये वाला फिलहाल इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें ये सम ऑफ मिन टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में ये नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, आज ये कवर अप नहीं हो सकता। तो इसका सिर्फ आपने ट्रुथ टेबल बना लेना है। इस वाले बूलियन फंक्शन पे आपने ये वाले स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। दूसरे नंबर पे फिर आपने इसका सर्किट बनाना है। तीसरे नंबर पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फोर्थ में वो सिंप्लीफाइड का जो सर्किट है वो बनाना है। और पांचवें नंबर पे जो दोनों के सर्किट बने, यानी कि सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफाई करने के बाद उस पे उस दोनों सर्किट्स को लेके आपने अपना उस पे एनालिसिस देना है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है, ठीक है जी। ये आपकी असाइनमेंट होगी, मैं अभी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। इसको आपने टाइप नहीं करना, तो आपने खुद लिखना है, ठीक है। और अपने कॉपी पे इसको लिखना है, पेज नंबर 1 2 प्रॉपर आपने नंबरिंग करनी है, ऊपर अपना नाम, एजी, जिस तरह आप असाइनमेंट प्रॉपर सबमिट करते हैं उसी तरह से उसका टाइटल पेज पे अपना नाम, एजी, अपने क्लास, सेक्शन, सारा कुछ लिखना है। फिर पेज नंबर आपने लिखने हैं। जब आप वो लिख लें फिर आपने उसकी तस्वीरें बना के प्रॉपर उसको तस्वीर इस तरह से बनानी है कि वो ब्लर ना हो, उसमें कुछ शेड ना आ रहा हो, ताकि आसानी से पढ़ी जा सके, ऐसे लगे कि वो प्रॉपर स्कैन हुई है। उसको फिर आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। वो पीडीएफ आपने अपने सीआर को जमा करवा देनी है सारों में, ठीक है। और उस फाइल का नाम जो है अपने एजी के साथ आप रख लें, ज़्यादा बेहतर है। या एजी और नाम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर एजी और नाम लिखना है तो पहले एजी नंबर लिखना है, फिर स्पेस डाल के अपना नाम लिख दें। वो पीडीएफ सारी सीआर को जमा हो जाएंगी, और सीआर फिर सारी कलेक्ट आपसे करके उसको एक अटेंडेंस शीट में जिन बच्चों ने जमा कराई है उसको मार्क करेगा, और फिर वो अलॉन्ग विद दैट अटेंडेंस शीट आपने उसको जिप करके तो फिर सीआर ने मुझे सेंड कर देना है मेरे एड्रेस पे। ठीक हो गया जी। और ये ट्यूसडे शाम तक मैक्सिमम मुझे सबमिट होना चाहिए, उसके बाद फिर अगर किसी की रह जाती है तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो जी पूछ ले। नो क्वेश्चन, चले ठीक है जी।